तो बच्चों कैसे हैं आप सबको फिर से स्वागत करते हैं हमारे क्लास में। और आज है डे 35 और क्लास 7। और आज जो कल टॉपिक छूट गया था विद्युत जनित्र के बारे में, क्योंकि लाइन कट गया था तो भाई क्लास को ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। उसके बाद भाई आज देखेंगे विद्युत जनित्र क्या है, दृष्ट धारक क्या है, प्रवर्ती धारक क्या है, और घर में उपयोग होने वाली बिजली के बारे में जानेंगे। बहुत सारे तमाम चीज आज हम जानने वाले। तो क्लास में बने रहो, पूरा पढ़ो, मजा आने वाला है और हर एक टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और थोड़ा सा लाइन का इशू है, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, जो कि आप देख रहे होगे ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, तो उसको इग्नोर करो और पढ़ाई पे डिस्कस करो। तो ये जो था यहाँ पे छूट गया था, तो पहले इसको समझाते हैं विद्युत जनित्र क्या है, उसके बाद ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए विद्युत जनित्र के बारे में। और ये अभी पढ़ रहे हैं डीसी मोटर, ठीक है, सॉरी डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर, ठीक है। जनित्र का मतलब जनरेटर, मतलब कि ये क्या करेगा, विद्युत निकालेगा। कौन सा? डीसी मतलब बैटरी वाला, क्या कह सकते हैं, बैटरी वाला, ठीक है। तो डीसी मतलब जनित्र, सॉरी दृष्ट धारा, ठीक है। ये क्या करेगा, निकालेगा। कैसे निकालेगा? तो मैं बताया कि तो चुंबक ले लो, ठीक है। तो चुंबक ले लो, उसके बीच में क्या लगा दो, आर्मेचर। आर्मेचर को क्या करेंगे ना, जब नचाएंगे और चुंबक के बीच में आर्मेचर को नचाएंगे, तो उस आर्मेचर द्वारा उस ब्लैक ब्लैक में क्या जोड़ देंगे, कार्बन। कार्बन ब्रश जोड़ देंगे, उस कार्बन से अपना तार खींच लेंगे, तो भैया वो लाइन देना चालू कर देगा। इसी प्रकार से आपका जनरेटर होता है, ठीक है। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर भी होते हैं और एसी जनरेटर होते हैं। अधिकतर हम शादी ब्याह में जो उपयोग करते हैं जनरेटर, वो एसी जनरेटर होता है, ये इस टाइप का, जो आपका ट्यूबलाइट जलता है, हाइलोजन इसमें जलता है, ठीक है। एक डीसी जनरेटर होता है जो जिससे डीसी हम क्या निकाल सकते हैं, लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं बैटरी चार्ज कर सकते, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इस प्रकार से हम चलिए समझते हैं विद्युत जनित्र का मतलब क्या होता है। विद्युत जनित्र का मतलब, जनित्र मतलब उत्पन्न करना, जनरेट करना, क्या करना, जनरेट। जनित्र का इंग्लिश में बोलता है जनरेटर, क्या, जनरेटर, यानी जनरेट करना मतलब निकालना, उत्पन्न करना। तो कौन सा, विद्युत, ठीक है। तो कौन सा विद्युत हम पढ़ेंगे, दिश धारा, यानी डायरेक्ट करंट, क्या है, डायरेक्ट करंट, जो करंट मारता नहीं है, ठीक है, छूने पे मतलब झटका नहीं देता है। हाँ, वो हो सकता है बहुत हाई वोल्टेज रहेगा तो आपको झटका दे सकता है, बट नॉर्मल वोल्टेज में आपको झटका नहीं देता है। चलिए अब चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। विद्युत जनित्र क्या है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। विद्युत जनित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विद्युत जनित्र, ठीक है। तो विद्युत जनित्र जो है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, इसके पिछले वाले क्लास में भी बता चुके हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। तो विद्युत जनित्र क्या है, एक यंत्र है, ऐसा यंत्र है। वो करता क्या है, यंत्र है तो कोई काम करेगा। यंत्र है भैया, आपका जादू की छड़ी दे दिया जाए तो जादू की छड़ी घुमा के बोलोगे भाई हम बैठे बैठे पास हो जाए, तो ये जादू की छड़ी है तो कोई तो काम करेगा। समझ में आ रही है? अब कलम है, तो कलम तो कोई काम करेगा। समझ में आ रहा है? कलम क्या करेगा, लिखेगा। तो ये जो विद्युत जनित्र है यानी जनरेटर है, वो तो कोई तो काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा के रूप में निकाल देते हैं। समझ में आ रही है? जैसे कि आप सोचिए कि आपके घर में रहता है जैसे आप कोयला जलाते हो, ठीक है, क्या जलाते हो, कोयला। कोयला जलाते हो तो क्या निकलता है, आग निकलता है, धुआं भी निकलता है। तो ये बताओ कोयला को आप जलाए तो क्या बन गया, कौन सा ऊर्जा बन गया, प्रकाशीय ऊर्जा बन गया कि नहीं बन गया, प्रकाश ऊर्जा बन गया, ताप में बदल गया, हीट में बदल गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रही बात? ये ताप मतलब हीट, ठीक है। ताप का मतलब तापते, हीट मतलब वही गर्मी, गर्मी बदल गया, आपका प्रकाश में बदल गया, क्या बदल गया, तो कोयला। कोयला में क्या था, एक संचित ऊर्जा था, उसमें समाया हुआ ऊर्जा था। समझ में आ रहा ना? उसमें कोयला में संचित ऊर्जा था, उस कोयला में संचित ऊर्जा था, उसको हम जलाएं तो वो ऊर्जा क्या हुआ, जला और किस में बदल गया, प्रकाश में। समझ में आ रही है बात? तो ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते, बट एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरण कर सकते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे कोयला था, कोयला को जलाया तो क्या बन गया, आग बन गया। और समझ में आ रही है? जैसे तेल होता है, तेल को जलाते हैं तो भाई वो भी आग धरता है। जैसे पहले आज से 5 साल या 10 साल पहले हम जाएंगे,
आज की हकीकत बात है कि आज के घर में, अधिकतर घर में लालटेन होगा तो जलता नहीं होगा। और आज के जमाना में लालटेन नाम सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, लालटेन है क्या? हाँ, ये नहीं बोल सकते नहीं सुने होंगे, लेकिन आज के जनरेशन के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो लालटेन को नहीं जानते, वो लालटेन क्या है, दिया क्या है। बट इससे बस 5 साल पहले जाइए तो हर घर में ऐसे दिया लालटेन था, जलता था, आज भी है बट रखा हुआ है, जलता नहीं। ठीक है, तो उसमें हम तेल डालते थे। क्या डालते थे? तेल। तेल डालते थे और उसके बाद एक मोमबत्ती होती थी, एक बत्ती होती है, बत्ती मोमबत्ती नहीं बत्ती होती थी। बत्ती में ऐसे तेल पेसता रहता था, उसमें माचिस मार देते थे तो भाई वो जलने लगता था। तो जो तेल अंदर से खींच रहा है और तेल जलकर क्या बन गया? प्रकाश बन गया। तो तेल में क्या था? तेल एक ऊर्जा था। तो क्या क्या था? ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्या था? रासायनिक ऊर्जा उसमें था, संचित ऊर्जा था। ठीक है, तो उस ऊर्जा को जलाएं तो क्या बन गया? किसी और ऊर्जा बन गया। उसी तरीके से एक यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक मतलब अंदरूनी ऊर्जा। ठीक है, अंदरूनी ऊर्जा। ठीक है, उसको क्या करेगा जनरेटर? क्या करेगा? अंदरूनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्या समझ में आ रहा है? अंदरूनी ऊर्जा यानी यांत्रिक। समझ में आ रहा है? ये जो जनरेटर, इसके अंदर क्या है? क्या है? एक ऊर्जा है। उसको क्या करेगा? दूसरे रूप में बदल देगा। किस रूप में? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। समझ में आ रहा है? विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत को हम कैसे उपयोग करेंगे? जैसे लाइट जला लिए, ट्यूबलाइट जला लिए, टीवी चला लिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से। तो विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। चलिए आप देखते हैं। इसमें विद्युत रोधी तांबे की तार, किसमें? इसमें। ठीक है, इसमें यानी इस जनरेटर में विद्युत रोधी तांबे की तार। विद्युत रोधी समझ में आ रहा है ना? तार पे मतलब एक लेयर रहेगा चढ़ा हुआ विद्युत रोधी पदार्थ का, जो आपस में तार सटेगा तो शॉर्ट नहीं करेगा। बट तार चालक तार है, तार चालक है, तार में लाइन जाएगी। बट विद्युत रोधी का मतलब उस तार पर एक लेयर मतलब पेंट किया रहेगा। समझ में आ रही है बात? उसी को बोल रहा है विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली। तांबे की तार की कुंडली क्या होती है? ए बी। देखना, तांबे की तार की कुंडली कौन है? एक ब्लू वाला देखो पारा हुआ ए और बी, ये जो है ना तांबे की तार की कुंडली है। हाँ, इसमें विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली ए बी नरम लोहे के करोड पर लिपटी होती है। ये जो है क्या है? नरम लोहा। नरम लोहा के बारे में बता दिए, नहीं पढ़े हैं तो इसके पिछले वाले क्लास जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नरम लोहा के करोड पर लिपटी रहती है। इसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर किससे कहा जाता है? आर्मेचर किससे कहा जाता है? जिसमें नरम लोहा आ गया, नरम लोहा पर तार लपेट दी तो पूरा क्या बन गया? आर्मेचर बन गया। जैसा कि अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था इस क्लास में। ये जो है यही आर्मेचर है। ये आपका हैंड ग्राइंडर है। हैंड ग्राइंडर मतलब जो कटता है ना, पोला, जैसे लोहा इसमें काटते हैं। ठीक है, तो यही आर्मेचर है। आर्मेचर ये पूरा कैसे बन गया? इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक नरम लोहा दिख रहा है, प्लस में इसके अंदर तार तार दिख रहा है। ठीक है, देखो तार एक दूसरे पर सब लपटा हुआ है। शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस पे एक पेंट किया हुआ है, जो पेंट क्या कर रहा है? तार को शॉर्ट होने से बचा रहा है। समझ में रही है? और सारा तार किस में आके जुड़ा हुआ है? इसमें, ई बलाय में। समझ में रहा ना? ये बलाय में क्या हुआ? जुड़ा हुआ है ये वाला। ये देखो, ये बलाय में क्या हुआ? आके जुड़ा हुआ है इस तरीके से। सारा तार इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ से आकर ये इसमें जुड़ा हुआ है ई बलाय में। और ई बलाय में ये दोनों क्या लगा हुआ है? B1 B डैश। तो यहाँ पे लगा हुआ कार्बन, इधर से कार्बन। मशीन वाला जो खोखला होता है ना, खोखा, उसमें देखना कार्बन रहेगा और ये मशीन में रहेगा ऐसे लगाया हुआ। और कार्बन मशीन ऐसे सटेगा इसमें आकर, ऐसे इस तरीके से दोनों दाने, इधर और इधर। ठीक है, 90 डिग्री पर, इधर से भी 90 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे भी 90 डिग्री पे और ऐसे भी। ठीक है, छोटा सा रहेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से है। तो ये है आर्मेचर। आर्मेचर कैसे बनता है? तो नरम लोहा होना चाहिए, प्लस में ऊपर ऊपर से तार लिपटा। कौन सा तार? विद्युत रोधी चालक तार। ठीक है, चाहे तो तांबे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम होता है। हाँ एल्युमिनियम का हो सकता है। चलो सोना के भी लपेट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा अमीर हो तो लगाओ सोना के, चांदी के। ठीक है, तो भैया इतना समझ में आया कि इसमें विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली ए बी क्या है? नरम लोहे के क्रोड पर क्या लिपटी रहती है? लिपटी रहती है। क्या लिपटी रहती है? तार। जो विद्युत रोधी चालक तार है किसमें? नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है। और वो पूरे को नरम लोहा और प्लस में जो तार लिपटा हुआ, वो पूरे को क्या बोलेंगे? ये पूरे को क्या बोलेंगे? आर्मेचर। क्या बोलेंगे? इसकी बोल चाल की भाषा में एक और बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं? यही घूमता है।
समझ में रहा ना, रोटर या फिर आर्मेचर, समझ में रहा, ये घूमता है। चलो आप घर की पंखा में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हो गया हम्म, हाँ आर्मेचर कहा जाता है। चलो, इस कुंडली इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक एन एस एन मतलब एन पोल और एस पोल, जिसे चुंबक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबक क्षेत्र कहते हैं। इस कुंडली को, कौन सा कुंडली को, आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबक एनएस के क्षेत्र चुंबक कहते हैं, के ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। यानी ये जो है आपका क्षेत्र है जो एनएस, यानी एक बीच में है, बीच में क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। किसको? आर्मेचर को। ठीक है, यानी एनएस जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में क्या रहता है, आर्मेचर। आर्मेचर को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। कुंडली के तार के कुंडली के तार के दोनों छोर पर तांबे की विभक्त बलय, यानी कुंडली कौन, आर्मेचर के छोर पर, यानी यहाँ पे आर्मेचर के छोर पे। ठीक है, क्या, आर्मेचर के छोर पे, समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, घुमाया जाता है। कुंडली के तार के दोनों छोर तांबे के विभक्त बलय, यानी दोनों छोर, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला, समझ में आ रहा ना, ये वाला क्या रहता है, तांबे के विभक्त, विभक्त मतलब अलग अलग, अलग विभक्त मतलब अलग। इसमें ये क्या है, एसी वाला है, यह क्या है, एसी, ये डीसी वाला नहीं, एसी वाला, इसलिए इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है। एसी में, डीसी में रहेगा तीनों को रहेगा, तीन या दो को रहेगा, ऐसे फैला हुआ यहाँ पे रहेगा, चाहे यहाँ पे रहेगा, ऐसे तीनों। ठीक है, विभक्त मतलब अलग अलग। ठीक है, और बलय, बलय मतलब गोल टाइप, कैसे, बलय के दोनों अर्ध मतलब आधा, C1 तथा C2 से जुड़े होते हैं। जैसे देखो कने C1 ये वाला है, ये वाला C2 से जुड़ा हुआ है। देखो ये जो तड़वा है C1, ये तड़वा है C1 से जुड़ा हुआ है, तड़वा C2 से जुड़ा हुआ। ठीक है, समझ मेरी बात। इसमें ढेर सारा मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एसी वाला है। क्या है, एसी करंट का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको साइड में रखते हैं। इतना समझ में आया, ये डीसी डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में चुंबक रहेगा, उसके बीच में आर्मेचर रहेगा, आर्मेचर बलय से जुड़ा रहेगा, बलय फिर कार्बन से जुड़ा रहेगा। आर्मेचर को घुमाएंगे, क्या होगा, आर्मेचर को घुमाएंगे तो उस बलय द्वारा कार्बन जुड़ा रहेगा, कार्बन से क्या निकलेगा, विद्युत धारा निकलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो अब देखते हैं, C1 तथा C2 से जुड़े होते हैं। C1 और C2 क्या है, बलय है, क्या है, बलय, मतलब आधा जो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है। ठीक है, बलय। और ये आर्मेचर के साथ जुड़ा रहता है, ये बलय जो है क्या है, आर्मेचर के साथ, देखो जो है ना, क्या आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है ना। एक एक रॉड में देखो, ये पूरा बड़का रॉड है इतना को, और अंदर घुसल है, और रॉड ऊपर ये वाला है, क्या ये आर्मेचर। तो ये पूरा है, आर्मेचर पूरा है। ये जो लंबा रॉड है इसके अंदर देखो, ये वाला रॉड है, रॉड पे ये क्या बैरिंग डाला हुआ है, उसके अंदर फिर ये आर्मेचर मतलब पूरा ये क्या है, नरम लोहा। नरम लोहा में अंदर जो कॉइल है, कॉइल किससे जुड़ा रहता है, ये बलय से। सब एक रोड पे टिका हुआ है। ठीक है, समझ मेरी बात। चलो देखो, यहाँ से तारवा टूट गया, दो तीन गो बलय उखड़ गया। देखो जो है ना, यहाँ पे दो बलय उखड़ा हुआ है, और यहाँ से तार देखो कवड़ गया, क्या हो गया, खराब हो गया। समझ में रहा है? ये कैसे कैसे उखड़ जाता है, इसमें इतना हीट होता है, ये हीट होता है, चलते चलते क्या हो जाता है, हीट होता है। हीट होने के कारण क्या होता है कि कमजोर हो जाता है, कमजोर होने के बाद उखड़ जाता है। समझ में रही बात। चलो देखो, अच्छा, यहाँ पे चिंगारी आते रहता है, थोड़ा बहुत ऐसे। चलिए, ये तो होगा C1 C2 क्या है, बलय था इसमें। ठीक है, दो बलय था। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद C1 तथा C2 से जुड़े होते हैं। उसके बाद दो कार्बन ब्रश B1 एवं B2 विभक्त बलय को, विभक्त बलय मतलब जो C1 और C2 क्या था, बलय था, यानी विभक्त मतलब अलग अलग बलय, यानी C1 और C2 को क्या करता है, B1 और B2 विभक्त बलय को हल्के से स्पर्श करते हैं। देखो दोनों है ना, ये वाला B1 और B2, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। ये जो कार्बन है, ये जो है ना आपका, ये क्या, कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी बलय पे, ये आपका बलय था, ये बलय पे ऐसे कार्बन ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये सटल नहीं रहेगा, कार्बन इसमें स्पर्श रहेगा, छुआ हुआ। ठीक है, इसका बॉडी है ही नहीं, यहाँ पे बॉडी होता तो उसमें दिखाते। ठीक है, आराम से ऐसे उस बॉडी में कार्बन ऐसे रहेगा, और ई जाएगा बॉडी में,
ठीक है। और बॉडी द्वारा उसमें होते होते अंदर छेद रहेगा बॉडी में, और ये ऐसे रहेगा, इसमें सटा हुआ है इधर से, तब ना कार्बन द्वारा इसमें लाइन जाएगा। हाँ, तो ये C1 और C2 पे, यानी जो विभक्त वलय है वो स्पर्श कैसे करेगा, B1 और B2 जो कार्बन है वो क्या करेगा, वलय पे स्पर्श करेगा, ठीक है। चलो, हल्के से स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं। ब्रश इस तरह व्यवस्थित रहते हैं, ब्रश इस तरह मतलब व्यवस्थित का मतलब वहां पे अच्छा से इस तरीके से वहां पे लगाया जाता है, व्यवस्थित का मतलब लगाया जाता है। ब्रश यानी जो ब्रश है B1 और B2 क्या है, ब्रश। पूछेगा कि मोटर में कितने ब्रश होते थे, दो। जनरेटर में कितने ब्रश होते हैं, दो। दो ही ब्रश होता है, समझ में रहा ना। और ब्रश किससे जुड़ा रहता है, तो बलय से जुड़ा रहता है, ठीक है। चलो, तो ब्रश इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में ठीक ठीक पार करती है, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब जो घूमती है, क्या करती है, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में ठीक ठीक क्या करती, पार करती है मतलब घूमती है, तो विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर ही होते हैं। इस विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन कहते हैं। यानी आप समझ लो, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जो था कि दो ब्रश B1 और B2 जुड़ा हुआ है, स्पर्श किया हुआ किससे, C1 और C2 से। C1 और C2 क्या है, वलय है, ठीक है, ठीक है। उससे क्या जुड़ा, कौन जुड़ा हुआ है, B1 और B2 स्पर्श किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस तरीके से वहां पे लगाया जाता है, क्या इस तरीके से लगाया जाता है C1 और C2, C1 और C2 बोल रहे, समझ में आ रहा ना, वलय। वलय पे इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि जब वलय घूमेगा यानी आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब जो लंबा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये जो है ये क्या करेगा, घूमेगा। जैसे इसका बॉडी थोड़ा सा आगे वाला दिखाते हैं, देखो ये है इस तरीके से, ठीक है, इसमें लगता है, आजा भाई, देखो ये तो आगे वाला बॉडी है, क्या है, देखो ये घूम रहा है ना, थोड़ा सा बढ़िया से देखो, इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा, घूम रहा है, घूम रहा है ना, घूम रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो है ये घूमेगा, क्या करेगा, ये घूमेगा, समझ में रहा ना। अगर यहाँ पे हम चुम्बक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, चुम्बक, और इसको ऐसे घुमाएंगे, आयकर जो लाइन जो निकालेंगे उसमें क्या होगा, लाइन निकलेगा, समझ में रहा, हम घुमा रहे हैं इसको, समझ में रहा ना। और इसमें हम क्या लगा देंगे, चुंबक, क्या लगा देंगे, चुंबक, इसमें क्या लगा देंगे, चुंबक। और इसमें कार्बन द्वारा निकाल देंगे तार, ठीक है। और इसको जब घुमाएंगे यहाँ से ऐसे, तो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, और वो जो तड़वा में क्या निकलेगा, लाइन निकलेगा। इसी को ऐसी जनरेटर होता है, क्या होता है, जनरेटर ऐसी बनते हैं, बात समझ रही है ना। ऐसे ये होता है कि यहाँ से जनरेटर में ऐसे नहीं घुमाया जाता है, इसी को डायरेक्ट ऐसे लंबा से इसी में घुमाया जाता है, समझ रहे ना। यही डायरेक्ट लंबा रहता है, और ये रहता है कहाँ, कुंडली में घुसा हुआ है। और ये रहेगा ब्रश पीछे जो अपना जुड़ा रहेगा तार के साथ, और यहाँ पे ये वाला जो है ना और मुंह लंबा रहेगा। और इसको क्या किससे जोड़ देते हैं, फीटर से, फीटर जो होता है ना डीजल से जोड़ देंगे, डीजल वाला इसको घुमाएगा, समझ में रहा ना। तो ये पूरा घूमेगा, और ये घूमेगा किसके बीच में, चुम्बक के बीच में। अब जानते हैं चुंबक के बीच में और आर्मेचर घूमेगा, तो इसके बलाय के द्वारा होते होते क्या निकलेगा, विद्युत धारा निकलना शुरू कर देगा, समझ में आ रही है बात। तो इसी तरीके से ऐसे हुआ रहा। तो बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान सुनना, देखो, चलो देखो, हम इसको घुमा रहे हैं, देखना ध्यान से, हम इसको घुमा रहे थे, कितना धीरे धीरे नच रहा है, रच ना रहा, रच देखो। लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमा रहे थे, कितना स्पीड से नच रहा है, नच रहा है, नच रहा है। इसी तरीके से आपका जनरेटर रहता है। जनरेटर में इस तरीके से गियर लगाया रहता है कि अगर इसको हम धीरे भी घुमा रहे हैं ना, तो तेजी से घूमेगा, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। चलो अब आगे चलते हैं। जनरेटर बहुत प्रकार के आता है। चलो अब हाँ कहाँ थे, कि ये जो है C1 और C2 ये जो है आपका बलय है, किससे जुड़ा रहेगा, कार्बन से, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब बोलो, ऊर्ध्वाधर का मतलब, ये ऊर्ध्वाधर है कि ये ऊर्ध्वाधर है, बोलो। अरे ई खड़ा है इसको बोल देंगे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, कि पड़ा है जिसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, पड़ा है उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर।
अरे खड़ा रहता है इससे, ठीक है। जैसे ये जो हुआ ना, इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, समझ में रहा ना। तो इसी ये तो ऐसे रहवे करेगा, और ब्रश रहेगा इससे खड़ा हुआ, एगो इधर से एगो इधर से, समझ में रही बात। तो ब्रश की बात कर रहे हैं, देखना। तो ब्रश B1 और B2 विभक्त वलय से वलय को हल्के से स्पर्श करते हैं। ब्रश इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, यानी ब्रश इस तरीके से इसमें सटा रहेगा कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति को ठीक ठीक पार करती है, क्या करेगी कुंडली, जो ये जब घूमेगी, क्या करेगी, जब घूमेगी, यानी ठीक ठीक पार करती है मतलब जब घूमेगी, तो विभक्त वलय ये नहीं, ये वाला, ये क्या करेगी, प्रत्येक अर्ध, अर्ध मतलब प्रत्येक आधा, आधा घूमने के बाद, ठीक है, प्रत्येक अर्ध यानी आधा घूमने के बाद एक ब्रश से दूसरे ब्रश का स्थान संपर्क बदलने के बिंदु पर ही होते, यानी कहने का मतलब, ध्यान सुनना अब यहाँ पे, यानी प्रत्येक जब घूमेगा, प्रत्येक बार जब घूमेगा, समझ रही है, प्रत्येक बार जब घूमेगा तो क्या करेगा, ये क्या होगा कि ये जो, जैसे मान ली जाए कि ये टूटल का यहाँ पे है, तो ये घूमेगा तो टूटल का कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। अब फिर घूमेगा तो फिर नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, लेकिन घूमेगा तो टूटल का कहाँ जाएगा, ऊपर का ब्रश में। अब फिर घूमेगा तो टूटल का कहाँ चलेगा, नीचे ब्रश में, यानी वही बोल रहा है। यानी टूटल टूटल के बाद मत समझना, लेकिन पूरा के बाद समझना, ठीक है, जितना सही है वो पूरा समझना। कि मान लीजिए कि यहाँ वाला पॉइंट अगर घूमेगा तो आगे आ जाएगा, फिर यहाँ वाला पॉइंट फिर नीचे चल जाएगा, यानी कार्बन पे जा रहा है ना, यानी घूमते घूमते कार्बन पे जा ही रहा है। अपना जो बोल रहा है कि प्रत्येक अर्ध यानी आधा घूमने के बाद प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलते रहता है, समझ रहा ना। यानी ये जो पॉइंट है, ये ब्रश के साथ क्या करेगा, अपना दिशा बदलते रहेगा, यानी दिशा सॉरी स्थान बदलते रहेगा, समझ रहा ना। क्या करेगा, स्थान बदलते रहेगा, ये जब घूमेगा सब स्थान बदल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि ये वाला अभी नीचे वाला ब्रश में है, तो ये घूमेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और फिर ये वाला भी नीचे चल जाएगा, यानी क्या बदल रहा है, स्थान बदलते रहा है, बदल रहा है, लेकिन संपर्क ब्रश के साथ है, ये है संपर्क यहाँ पे जुड़ा हुआ, समझ रहा है ना। चलो, इतना समझाने के बाद ये हुआ, यानी विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध, यानी जो ये है, एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ, एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर ही होते हैं। यानी जो बदलेगा वो क्या रहेगा, अपना स्थान पे ही रहेगा, ठीक है। इस विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन कहते हैं, समझ रहे ना, दिक् परिवर्तन। बोलेगा दिक् परिवर्तन क्या है, दिक् परिवर्तन क्या है, तो क्या बोलोगे, क्या समझाओगे, दिक् परिवर्तन क्या है। हम्म, बोलो, सीधा सा बात बताए, यही तो दिक् परिवर्तन आपको इतना देर से समझा रहे थे। दिक् परिवर्तन क्या है समझना, आप एकदम सिंपल सी भाषा में, कि ये है क्या, वलय, क्या करेगा, वलय। कार्बन अपने स्थान पर रहेगा, कार्बन क्या रहेगा, अपने स्थान पर रहेगा, और ये जो वलय है, वलय स्थान बदलते रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। कार्बन स्थाने पर रहेगा, ये जो कार्बन है जो जुड़ा रहेगा स्थाने पर रहेगा, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन ये जब वलय क्या करेगा, घूमते रहेगा, वलय घूमते रहेगा, और ये जितना इसका पॉइंट है सब एक दूसरे पर टकराते रहेगा, क्या रहेगा, एक दूसरे पर टकराते, कहाँ, कार्बन पे जी, ये वाला पॉइंट वहां नीचे फिर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। यही तो बोल रहा है कि प्रत्येक आधा घूमने के बाद, प्रत्येक मतलब घूमने के बाद, आधा मतलब सोचो, प्रत्येक घूमने के बाद ब्रश एक एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क क्या कर रहा है, बदलने के बिंदु पर ही होते हैं, यानी बदलने के बिंदु पर ही होती है। यानी कहने का मतलब जो प्रत्येक बार घूमेगा वो किससे जुड़ा रहेगा, तो कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। उसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तन। बात समझ में आ गई। यानी ये जो है दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो आपका है वलय, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, कार्बन से जुड़ा रहेगा, और जितना बार घूमेगा तो कार्बन से संपर्क में रहेगा तो रहेगा। बात समझ रही है। तो ये अपना स्थान बदलते रहेगा, लेकिन कार्बन से जुड़कर क्या रहेगा, कार्बन से जुड़कर, तो कार्बन से जुड़कर अपना स्थान जो बदलती है उसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये नहीं घूमेगा, स्थान नहीं बदलेगा तो करंट कैसे जनरेट होगा, क्योंकि ये घूम रहा है, और ये घूम रहा है, आर्मेचर आपका घूम रहा है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी घूमेगा, और ये भी घूमेगा, तो यहाँ कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन पे अपना स्थान बदलते रहेगा। एक एक बिंदु, जैसे मान लो कि ये वाला है, कभी ये वाला पहुंचेगा, फिर ये वाला पहुंचेगा, फिर ये वाला, ऐसे होते तो फिर यह शुरू हो जाएगा। समझ मेरी बात। चलो, यही आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा था। चलो, बात समझ आ रही है। तो ये क्या है आपका,
आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर। तो आर्मेचर समझ में आ गया। उसके साथ साथ आपका विद्युत जनित्र भी समझ में आ गया होगा, विद्युत जनित्र कैसे काम करता है। अरे कौन सा विद्युत जनित्र बताएं अभी? डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वाला, यानी दिष्ट धारा वाला, समझ में आ रहा है ना? इसे कुछ होने के बाद लाइन नहीं मारता है, उसके बारे में बता रहे थे। चलो अब समझते हैं एसी के बारे में ना। अभी आप तो इसमें और थोड़ा सा पॉइंट है। हाँ, कहाँ गया? चलो, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखना अब। तो क्या हो रहा है कि विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन कहते हैं। इस विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही बात? चलो, अब क्या हुआ कि अब हुआ ये कि कुंडली के, देखना ध्यान से, जहाँ दिखाई दे रहा है ना, कुंडली के, कुंडली मतलब याद रखना, कुंडली आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या? आर्मेचर। ठीक है। कुंडली के घूर्णन और, कुंडली के घूर्णन, घूर्णन मतलब घूमना, कुंडली के घूमना यानी आर्मेचर के घूमना और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण, देखना ध्यान देना, यानी यहाँ पे लाना पड़ेगा इसको। चलो, बोल रहा है कुंडली, यानी ये जो आपका है क्या है? कुंडली। ठीक है। और ये जो मैं घुमा रहा हूँ क्या है? घूर्णन। क्या है? ठीक है। क्या है? घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। ठीक है। तो कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा, ठीक है, विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा, क्या आ रहा है? प्रेरित धारा, प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखना ध्यान से। अब मान लीजिए कि इससे यहाँ पे हम चम्मुक लगा दें, कौन? एस पोल और एन पोल, यहाँ पे चम्मुक लगा दें। ठीक है। आर्मेचर सही रहना चाहिए, आर्मेचर तो काफी खराब है, आर्मेचर सही रहेगा। और इसमें ऊपर से कार्बन जोड़ देंगे और इसको घुमा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो हम पता है क्या कर रहे हैं? हम प्रेरित कर रहे, धारा को प्रेरित कर रहे हैं। कहाँ पे धारा प्रेरित कर रहे हैं? तो इसके वलय पे। क्या हो रहा है? चुम्बक लगा दी, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ किसको? आर्मेचर को। तो ये जो हमारा ये जो है ना, ये कौन सा है? अब मेरा हाथ क्या है? हाथ है, हाथ है ना? हाथ में कौन सा शक्ति है? बोलो। मेरे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कौन सा एनर्जी है? बोलो। स्थितिज ऊर्जा के नाम सुने हो ना? ठीक है। यानी मैं हाथ द्वारा क्या किया? ऊर्जा को खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। ऊर्जा को खर्चा कर रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? समझ में? ऊर्जा को खर्चा कर रहा हूँ किस पे? आर्मेचर पे खर्चा खर्चा कर रहा हूँ, आर्मेचर पे। आर्मेचर क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। और किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेरित मतलब हम इसको घुमा रहे हैं। अगर इसको बंद कर देंगे तो हो जाएगा? निकाल देगा? निकाल देगा नहीं ना? तो ये अभी जो इसका यांत्रिक ऊर्जा है, हम प्रेरित कर रहे हैं इसमें। जो ये यांत्रिक ऊर्जा है, ये आर्मेचर और जो चुंबक लगा हो उसके बीच में एक ऊर्जा छुपा हुआ है, जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। और हमारे शरीर में क्या था? स्थितिज ऊर्जा, जिसको मैंने क्या कहते हैं? गति मिलाया। क्या लाया? गति मिलाया। और गति क्या है? हाथ द्वारा इसको हम नचा रहे हैं। ठीक है। हम इसको नचाए, और इसमें इसके दोनों साइड क्या लगा हुआ? चुंबक लगा हुआ है। और इस वलय से जुड़ा हुआ आपका कार्बन, जो आपका सर्किट यहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से जैसे इसको घुमाएंगे तो धारा कहाँ प्रेरित होगा? इसके वलय पे। यानी चुंबक का जो क्षेत्र होगा, चुंबक का क्षेत्र काटते काटते इसके द्वारा, ये तार द्वारा कहाँ जाएगा? लाइन वलय पे। ठीक है। तो प्रेरित धारा कहाँ उत्पन्न होगा? वलय पे। अब वलय से क्या जुड़ा हुआ? कार्बन। और कार्बन से जुड़ा हुआ तार, और तार से जुड़ा हुआ कोची? तार से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जो मापेगा कि धारा कितना निकल रहा है। समझ में आ रही बात? तो यही क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? प्रेरित धारा। बात समझ में आ गया? चलो अब यहाँ समझना। यानी कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण, बिंदु P दिखाई दे रहा है? बिंदु, देखो बिंदु P एवं Q, इधर से बिंदु P और Q के बीच जुड़े प्रतिरोध यानी R लगा हुआ है। बिंदु P और Q के बीच में क्या, कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? R। प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं? RS लिखते हैं। यानी बिंदु देखो यहाँ पे P और Q कहाँ जुड़ा हुआ है?
कार्बन से बलय से जुड़ा हुआ है, कार्बन द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, बलय से, कार्बन द्वारा बलय से जुड़ा हुआ है पी और क्यू, और पी और क्यू के बीच में क्या लगा हुआ है, आर, यानी प्रतिरोध लगा, प्रतिरोध में लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस धारा को दृश्य धारा कहते हैं। इस जनित्र को इस जनित्र को क्या बोलते हैं, डायनेमो या दृश्य धारा जनित्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी जो आपका कार्बन यानी बलय द्वारा जैसे मैंने प्रेरित किया, इसको क्या किया, प्रेरित किया, तो ये तो घूम रहा है, इसको घूम रहा है तो इसको विद्युत निकालेंगे कैसे, तो कार्बन से जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, कार्बन से जोड़ देंगे। सुंदर। अब तो कार्बन से क्यों जुड़ा रहता है, कार्बन से ही क्यों जुड़ा रहता है, इसको तार से कहाँ लपेट देते हैं, अरे तार से लपेट देंगे, एक बार लपेट देंगे तो परमानेंट जुड़ जाएगा, ये घूमबे नहीं करेगा, तलवा से जोड़ देंगे तो घूमेगा नहीं, इसलिए वो हल्का सा स्पर्श करते रहता है ताकि घूमेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में रहे ना। घूमते रहेगा, वो छू के निकलते रहेगा, समझ में रहे ना बात, वो घूमते रहेगा और छू के निकलते रहेगा, इसलिए कार्बन से जुड़ा रहेगा। और कार्बन, जो कार्बन से लाइन जो निकल रहा है जिसको पी और क्यू बिंदु हम नाम रखे थे, उसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, आर, प्रतिरोध, और वहां पे कौन सा धारा प्राप्त हो रहा है, कौन सा धारा प्राप्त हो रहा है, यानी प्रतिरोध के पास कौन सा धारा प्राप्त हो रहा है, मारेंगे थड़ाप से, कौन सा धारा, तो दृश्य धारा प्राप्त हो रहा है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंडली के घूर्णन और विभक्त बलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु P एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोध R, P और Q के बीच में कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, R, एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में, आपका जो डीसी मोटर होता है हमेशा एक ही दिशा में चलता है, क्या चलता है, एक ही दिशा में, यहाँ पे अभी लिखाया हुआ है, आगे चलते हैं। तो एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, प्रवाहित होती है, और इस धारा को दृश्य धारा कहते हैं, और इस जनित्र को डायनेमो कहते हैं या फिर दृश्य धारा जनित्र कहते हैं। डायनेमो भी इसी का नाम है, क्या नाम है, इसी का नाम। दृश्य धारा यानी डीसी जनरेटर को ही क्या कहते हैं, डायनेमो, क्या कहते हैं, डायनेमो। बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये आर्मेचर, इससे लाइन कैसे हुआ और लाइन कैसे प्रेरित किए, कैसे उत्पन्न हुआ, समझ में आ गया। मैंने यहाँ से किया, ये घूम रहा है, किसके बीच में घूम रहा है, चुंबक के बीच में घूम रहा है, चुंबक अभी नहीं है, मतलब मान लो कि चुंबक लगा हुआ है, चुंबक के बीच में घूम रहा है, और इस आर्मेचर द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और कार्बन से आपने क्या जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, उसको तार में लगा दिया अपने चेक करने वाला मीटर, ठीक है। तो मीटर चेक करा कि धारा बन रहा है, इसको घुमा रहे तो धारा बनते रहे। अगर लगातार इसको बनाना धारा, तो किसी यंत्र के द्वारा जोड़ देंगे, मतलब मान लीजिए डीजल है, डीजल के द्वारा जोड़ेगा, डीजल हमेशा नच रहा है, जैसे मेरा हाथ तो कभी रुक जाएगा, देखो रुक रहा है ना, कितना देर घुमा सकते, नहीं घुमा सकते उतना देरी, इसको लगातार घुमाने के लिए जैसे किसी डीजल से जोड़ देंगे, ठीक है, डीजल लगातार इसको घुमाते रहेगा, जब तक उसमें तेल है, एनर्जी है, लगातार घुमाते रहेगा, लगातार घुमाते रहेगा, तो लगातार विद्युत बनते रहेगा, समझ में रही है बात। तो इसी तरीके से प्रेरित धारा निकलती है, यानी धारा बनती है। बात समझ में आ रही है। चलो, इतना समझ में आ गया। तो ये था आपका डीसी विद्युत जनरेटर में कौन सा, डीसी मोटर के बारे में, सॉरी डीसी जनरेटर के बारे में इतना हुआ। और अब चलते हैं, देखो ये भी सेम प्रकार का जनरेटर है, ये भी सेम प्रकार का जनरेटर है, दो चुम्बक इसमें भी, दो चुम्बक इसमें भी, दो बलय इसमें भी, दो बलय इसमें भी, लेकिन यहाँ पे देखना, वहां पे बलय कैसा है, यहाँ पे बलय कैसा है, बोलो वहां पे बलय कैसा है, यहाँ पे बलय कैसा है, देखो वहां पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, वहां पे बलय कैसा है और यहाँ पे कैसा है, अंतर है। इसमें भी दो ब्रश से जुड़ा हुआ है, उसमें भी दो ब्रश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अंतर है थोड़ा सा, समझ में रहा ना। इसका आर्मेचर में भी अंतर रहेगा और उसका आर्मेचर में भी अंतर रहेगा, समझ मेरी बात। उसका यानी डीसी मोटर, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होगा उसमें भी बहुत अंतर रहेगा, इसमें भी बहुत अंतर रहेगा, इसका जो आपका बलय रहेगा उसमें भी अंतर रहेगा, इसमें भी अंतर रहेगा, लेकिन काम सेम करेगा, काम जो है, फंक्शन जो है सेम तरीके से करेगा। बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं, इसका बलय को बोलते हैं सर्पी बलय, क्या बोलते हैं, सर्पी बलय। बात समझ में आ रही है। दो ब्रश लगा हुआ, C1 C2 AP सर्पी बलय है, V1 V2 ब्रश लगा हुआ है, R इसमें प्रतिरोध निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, बात समझ में आ रही है। इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। ये क्या है, परिवर्तित धारा जनित्र। परिवर्तित धारा मतलब एसी करंट जनरेटर, एसी करंट जनरेटर मतलब जो आपका आता है शादी ब्याह में जो जनरेटर था, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया।
चलो इसके बारे में चलते हैं। याद रखना कि अगर ये पूछेगा विद्युत धारा जनित्र क्या है, उसको समझाइए, तो पूरा लिख देना है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि दृष्ट धारा जनित्र क्या है, क्या है दृष्ट धारा जनित्र क्या है, तो खाली दृष्ट के बारे में ये फिगर पढ़ना है और इतना लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है और ये वाला नहीं लिखना है। लेकिन खाली पूछेगा कि विद्युत जनित्र का वर्णन करिए, तो उसमें एसी और डीसी दोनों लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? चलो सेम देखो तो सेम है। क्षेत्र चुंबक, यानी क्षेत्र चुंबक कौन है, एन, और उसमें भी इसमें भी, इसमें भी आपका है लगा हुआ कुंडली जो बोलते हैं आर्मेचर। इसमें भी आपका दो सर्पी वलय लगा हुआ, उसमें भी वलय लगा हुआ था। B1 B2 जो कार्बन है वो भी उसमें था, इसमें भी इसमें था। ठीक है, चलिए आप जानते हैं, यदि एक विभक्त वलय के स्थान पर, ध्यान देना, यदि एक विभक्त वलय के स्थान पर दो सर्पी वलय, ध्यान देना, यदि एक विभक्त वलय के स्थान पे, यदि एक विभक्त वलय के स्थान पे दो क्या लगा दे, सर्पी वलय, कौन, C1 और C2 का उपयोग किया जाए, तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, प्रत्येक आधा घूमने के बाद, ठीक है, अर्ध घूर्णन का मतलब प्रत्येक आधा घूमने के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कैसे बदल गई? उसमें क्या था, उसमें क्या था, सिर्फ वलय था। क्या था? वलय। समझ में आ रहा? उसमें दिक परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? दिक परिवर्तन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक ही विभक्त वलय में क्या रहेगा, दो वलय जुड़ा रहेगा, सर्पी वलय। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? देखो ये जो है एक ही विभक्त वलय में, देखो कितना सारा वलय इसमें जुड़ा हुआ है। गिनोगे तो बहुत रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें कम से कम गिन के दिखाते हैं। दो दो हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 को है इसमें। क्या है? 25। इसी तरीके से आपका रहेगा, क्या रहेगा, इसी तरीके से आपका ये रहेगा। समझ मेरी बात? तो यदि एक ही विभक्त वलय में, ठीक है, एक ही विभक्त वलय में, यानी एक ही वलय में, एक ही वलय के विभक्त वलय के स्थान पर कितना रहेगा, दो सर्पी वलय रहेगा। क्या रहेगा? दो सर्पी वलय। समझ में रही? क्या रहेगा? दो सर्पी वलय। बात समझ में आ रही है? दो सर्पी वलय रहेगा। हाँ, करने रहेगा। C1 और C2 का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद मतलब प्रत्येक आधा घूमने के बाद, अर्ध मतलब समझ रहा ना, आधा, जैसे मान ली क्या है, ये जो है पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, और समझ रहा है ना, दिखाई दे रहा है उसमें, दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलो चलो ये है, चलो ये खोखला हुआ दिखाई दे रहा है, टूटा हुआ। चलो आधा घूमने का क्या हुआ, मान ली कि यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये चल जाएगा एकदम 90 डिग्री पर, यहाँ एकदम ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो क्या होगा, आधा घूर्णन, यानी यहाँ से चल गया कहाँ, यहाँ आधा, और फिर यहाँ आ जाएगा तो एक चक्कर मार देगा, यानी पूरा हो गया। समझ में रहा ना? यानी एक चक्कर मारेगा तो कितना हो जाएगा, पूरा। जैसे मान ली जाए कि एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है और 12 से आया 6 पर, तो क्या बोलेंगे, आधा घूम चुका है। अब फिर से 6 से 12 पर जाएगा तो एक चक्कर मार देगा। बात समझ में आ रही है? तो आधा घूर्णन मतलब आधा घूमेगा, आधा घूमने के बाद, क्या बोले, आधा, प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, अर्ध मतलब आधा घूर्णन मतलब आधा घूमने के बाद धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन उसमें बदल रही है नहीं, यानी आधा घूमने के बाद उसमें धारा बदल नहीं रही है, एक ही दिशा में चल रही है। बात समझ रही है ना? एक ही दिशा में चल रही है, यानी डीसी जनरेटर में क्या हो रहा है कि घूम रहा है, दिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धारा बदल नहीं रहा है। और इसमें एसी जनरेटर में क्या हो रहा है कि आपका जो वलय के बीच में जो आपका वलय था, आधा घूमने के बाद क्या हो रही है, धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को परिवर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं। परिवर्ती धारा या फिर एसी करंट कहते हैं, और इस जनित्र को परिवर्ती धारा जनित्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बस अंतर थोड़ा सा है कि डीसी मोटर में जब घूम रहा था, अर्ध घूर्णन के बाद, अर्ध घूर्णन के बाद
क्या हो रहा था कि दिक परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था? दिक परिवर्तन, यानी आपका सिर्फ बलय घूम रहा है, बलय घूम रहा है, धारा निकल रहा है, यानी बलय घूम रहा है, आधा घूमने के बाद फिर वही पॉइंट पे जोड़ रहा है, और खाली आपका बलय घूम रहा है यानी आर्मेचर घूम रहा है, और उसके साथ साथ धारा एक ही दिशा में निकल रही है। क्या हो रही है? एक ही दिशा में। समझ में आ रही है? एक ही दिशा में निकल रही है। ऐसा क्यों हुआ? तो आपका आर्मेचर के बनावट पे हुआ। क्या हुआ? आर्मेचर के बनावट, इसका बनावट अलग है, इसका बनावट अलग है। समझ में रहा है ना? इसमें आपका एक ही आर्मेचर में दो क्या है? विभक्त वलय है, लेकिन इसमें एक विभक्त वलय में दो सर्पी वलय जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? दो सर्पी वलय। इसमें क्या है? दो विभक्त वलय है। इसमें कितना है? दो विभक्त वलय है। देखो एक एकड़ एक एकड़, लेकिन इसमें एक विभक्त वलय है, उसमें दो सर्पी जुड़ा हुआ है, आगे और पीछे। समझ रहे हो ना? देखो देखो, आगे वो पीछे जुड़ा हुआ है। बात समझ में रही है? और दोनों से कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में रही है? तब जाके एसी करंट ऐसे निकाल रहा है। समझ में रहा ना? क्यों निकाल रहा है एसी करंट? तो आर्मेचर के बनावट पे। समझ में रहा ना? दो सर्पी यानी एक विभक्त वलय के स्थान पर दो क्या रहा है? सर्पी वलय जुड़ा हुआ है, C1 और C2। और जब घूम रहा है तो क्या हो रहा है? प्रत्येक घूमने के बाद क्या हो रहा है? धारा की दिशा बदल रही है। समझ में रहा है? धारा की दिशा क्या बदल रही है? बदल रही है। और एसी जब करंट पढ़ेंगे तो एसी करंट में पढ़ेंगे कि धारा की दिशा देखो बदलते रहती है। देखो ये है एसी करंट, देखो कभी ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, बदल रहा है ना। लेकिन ये है देखो डीसी डीसी धारा वाला, सीधा जा रहा है और ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है ना? आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ये लाइन से ऊपर ही है, लेकिन ये लाइन से नीचे ऊपर नीचे आ रहा है, यानी ये क्या है? दिशा बदल रही, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो इसी कारण होता है कि अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। समझ में आ रहा है? धारा की दिशा बदल जाती है। तो कैसे? आर्मेचर के बनावट पे इस तरीके से बनाया रहता है, ताकि जब वो घूमे तो धारा बदल जाए। इसी तरीके से आपका निकलता है परिवर्ती धारा या फिर एसी करंट निकलता है, और एसी करंट जो निकालता है उसको एसी जनरेटर बोलते हैं। समझ मेरी बात? ठीक है। बाकी अंदर का जो बनावट रहेगा वो सेम रहेगा, इसमें भी चुंबक, इसमें भी चुंबक, बस खाली आर्मेचर में अंतर रहेगा। क्या रहेगा? आर्मेचर में अंतर रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतना आप सबको समझ में आया होगा। चलो, तो इस तरीके से आपका था विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है? खत्म होता है, समाप्त होता है। अब चलते हैं, अब ये इसमें क्या कौन सा धारा निकला? एसी धारा और डीसी धारा। तो एसी धारा और डीसी धारा के बारे में पढ़ते हैं। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, मतलब परिवर्तित धारा। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डिस्क धारा। ठीक है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। कोई डाउट इधर कहीं पे? कोई समझ में आया होगा कि नहीं आया है? समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई पूछो, कोई डाउट अगर है तो पूछेगा। कि विद्युत जनित्र जो एसी करंट निकालता है, डीसी करंट निकालता है, उसमें अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है कि एक जनरेटर एसी निकाल रहा है, एक जनरेटर डीसी निकाल रहा है? क्या बोलेंगे? तो आर्मेचर के बनावट के कारण। क्या होगा? आर्मेचर के बनावट के कारण। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है उसमें दो विभक्त वलय होते हैं, जो कि जब घूमते हैं तो हमेशा एक दिशा में क्या निकालते हैं? आपका धारा निकालते हैं, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। लेकिन एसी जनरेटर में उसका जो बनावट होती है, आर्मेचर की बनावट होती है, एक विभक्त वलय में दो सर्पी वलय जुड़ा रहता है, और जो क्या कहते हैं, दो सर्पी वलय क्या करता है? अर्ध परिवर्तन के बाद क्या कहते हैं? धारा को बदल देती है, जिस कारण क्या होता है? एसी करंट निकलता है। बात समझ में रही? बस इतना ही अंतर है। समझ में रहा है? चलो, बाकी दोनों का सेम बनावट है कि नहीं? बस खाली यहाँ पे पॉइंट पर देखो अंतर है। सेम है, सेम घूम रहा है, इधर भी सेम घूम रहा है, बाकी खाली यहाँ पे अंतर है बनावट वाला यहाँ। ठीक है, बलय वाला। आगे समझ में आ रही? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दृष्ट धारा और परिवर्तित धारा। पहले जानते हैं दृष्ट धारा क्या है। दृष्ट धारा, दृष्ट दृष्ट धारा, ठीक है। देखना, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? एक परिपथ, इसमें विद्युत धारा जाएगा जिसमें कुछ जुड़ा रहेगा, बॉल जुड़ा है, पंखा जुड़ा है, चार्जर जुड़ा हुआ, कुछ भी जुड़ा रहेगा, फ्रिज जुड़ा हुआ है, वो परिपथ हो गया। समझ में रहा ना? जैसे घर में जो आपका करंट है, एक विद्युत परिपथ है। जैसे घर में करंट लाते हैं तो करंट किससे जुड़ा रहता है? पहले आपका रहता है मीटर से। मीटर जुड़ा होते होते आपका मेन बोर्ड में आता है, मेन बोर्ड में होते होते आपका फिर एक बोर्ड में जाता है,
बोर्ड गुजारा, फिर सकरो लाइन जाता है, ठीक है, एमसीबी बोर्ड में, फिर उसके बाद एक घर में, उस घर में बहुत सारा टीवी, एक टीवी है, पंखा है, एसी लगा हुआ है। तो जो आपका लाइन जो है जिस रास्ते जा रहा है, उस रास्ते में बहुत सारा कंपोनेंट जो वस्तु जुड़ा हुआ है, उसी को पूरा क्या बोलते हैं, सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। विद्युत सर्किट या विद्युत परिपथ, ठीक है। ये सब याद करना बढ़िया से। देखना, दृष्ट धारा पढ़ा रहे, किसी विद्युत परिपथ में क्या जुड़ा हुआ? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी। सेल या बैटरी। किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी जुड़ा हो, सेल या बैटरी जुड़ा हो, तो उस परिपथ में एक अस्थाई धारा प्राप्त होती है। अस्थाई मतलब निरंतर। अस्थाई मतलब अस्थाई है, निरंतर एकदम। जैसे मान ली जाए कि, जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट, कितना है? 5 वोल्ट है, तो ये अस्थाई है, 5 वोल्टेज जाए करेगा। कितना जाएगा? 5 वोल्ट। और निरंतर 5 वोल्ट जा रहा है, समझ में ना? ना बढ़ना ना बढ़ना ना घटना। तो किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी से जुड़ा हो, तो उस परिपथ में अस्थाई धारा प्रवाहित होता है। अस्थाई, ठीक है। अस्थाई धारा फिक्स, अस्थाई मतलब फिक्स है, वो धारा उतनी प्रवाहित होगी, समझ में आ रही है? धारा प्रवाहित होती है एक ही दिशा में, एक ही, अभी पढ़ा है ना डीसी जनरेटर में, क्या था? एक ही दिशा में, तो क्या निकल रही है? देखो यहाँ पे कुछ पढ़ाए होंगे, करने था। हाँ देखो, पी तथा क्यू के बीच, यानी बिंदु पी तथा क्यू के बीच प्रतिरोध आर जो लगा हुआ है, एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। एक ही दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होते रहती है। उसको क्या बोलते हैं? डीसी जनरेटर। तो जो आपका बैटरी और सेल क्या है, वो भी डीसी है, ठीक है। डीसी लाइन निकल रहा है, और क्या निकल रहा है? तो एक ही दिशा में विद्युत धारा क्या हो रही है? विद्युत धारा के अस्थाई प्रवाह को अस्थाई दृश्य धारा या कहते हैं, यानी एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जो अस्थाई है, अस्थाई का मतलब फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई दृश्य धारा कहते हैं, या फिर डीसी। अस्थाई मतलब छोड़ भी सकते हो, बोलो वो कि दृश्य धारा कहते हैं। समझ में रहा ना बात? जिसको क्या नाम है? डीसी, डायरेक्ट करंट। समझ में रही बात? डायरेक्ट करंट, सीधा। समझ में रहा? चलो, तो दृश्य धारा समझ में आ गया कि दृश्य धारा है क्या? समझ में आ रही है? यानी सेल और बैटरी से जो विद्युत निकलती है, जो धारा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? दृश्य धारा। और वो हमेशा एक दिशा में चलती रहती है, एकदम अस्थाई, एकदम फिक्स, अस्थाई चलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? दृश्य धारा। समझ में रहा? या फिर डीसी करंट। बात समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। दृश्य धारा जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा तो एक ही हो रहती है, ध्यान देना। दृश्य धारा जनित्र, यानी दृश्य धारा जनित्र कौन है? वो वाला दृश्य धारा जनित्र का मतलब जनरेटर, जहां से धारा निकल रही है, तो वहां से धारा निकल रही है, जो प्राप्त होती है, यानी दृश्य धारा जनित्र से जो प्राप्त धारा होती है, यानी जो जनरेटर से जो धारा प्राप्त हो रही है, उसकी दिशा क्या होती है? एक ही रहती है, एक ही रहती है, परंतु उसका मान शून्य या एक उच्च मान के बीच बदलता रहता है। बात समझ में रही है? उसका दिशा एक ही है, लेकिन कभी 0 से, मान ले जाए कि एक उच्च मान लिया हम 10 वोल्ट ले लिए, कितना? 10 वोल्ट। उच्च मान कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। समझ में रहे ना? तो क्या ये 10 वोल्ट से 11 वोल्टेज हो सकता है? नहीं। लेकिन 0 से कभी 8 वोल्ट भी निकाल सकता है, 0 से कभी 7 वोल्ट भी निकाल सकता है, 9 वोल्ट भी निकाल सकता है, 9.5 वोल्ट भी निकाल सकता है। समझ रहा ना? इसके बीच में, यानी 0 से 10 के बीच में घटते बढ़ते रह सकता है, लेकिन 11-12 नहीं होगा। समझ में रही बात? तो ये बोल रहा है कि दिशा तो एक ही रहती है, यानी धारा की दिशा, यानी जो धारा निकल रही है किससे? आपका डीसी जनरेटर से जो धारा निकल रही है, वो एक ही दिशा में रहेगी, परंतु उसका मान जो होगा शून्य एवं एक उच्च मान, एक बोल रहा है, एक उच्च मान, एक ही। जैसे मान लो कोई कभी 100 वोल्टेज ले लो, कितना? 100 वोल्टेज। तो 100 वोल्ट क्या है? एक उच्च मान है। उच्च का मतलब यहीं पे इतना जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं निकाल सकता। बात समझ रही है बात? तो इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता है। ये हो सकता है कि इससे कम निकाल सकता है, समझ रहे बात? 80 निकाल सकता है, 100 निकाल सकता है, 50 निकाल सकता है। जैसा स्पीड रहेगा वैसा निकालेगा। समझ मेरी बात? जैसा स्पीड रहेगा उतना निकालेगा। बात समझ में रही है? तो कहने की बात ये हुआ कि हाईएस्टली मतलब सबसे ज्यादा कितना निकाल सकता है? 100 ही।
अगर 100 वोल्ट का है तो किसी कोई जनरेटर जो 50 वोल्ट ज्यादा से ज्यादा 50 वोल्ट निकाल सकता है, तो क्या 60 निकाल सकता है? नहीं। तो इसका क्या हो गया, एक उच्च मान हो गया, क्या हो गया, उच्च। तो जनरेटर जनरेटर जितना वोल्टेज निकाल सकता है, जितना उच्च मान तक जा सकता है, उसी को बोलते हैं जनरेटर का उच्च मान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनरेटर का उच्च मान। यानी जनरेटर उतना उच्च मान तक धारा निकाल सकता है। बात समझ में आ रही है ना? पसंद में अगर उससे ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुंडली जल सकता है, क्या सकता है, जल भी सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी आका जो कुंडली आर्मेचर वो जल भी सकता है। मान ले जाए कि हम दे रहे हैं 100 का स्पीड, कितना, 100 के स्पीड से चला रहे हैं कुंडली को, किससे चला रहे हैं, 100 के स्पीड से चला रहे हैं, तो 500 वोल्टेज 50 वोल्टेज निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 50 वोल्टेज निकाल रहा है। और इसका जो आपका जनरेटर की क्षमता ही 50 वोल्टेज, कितना क्षमता क्या है, 50 वोल्टेज है, समझ में रहा ना, क्षमता कितना है, 50 वोल्टेज है, और 100 का स्पीड से नचा रहे हैं। अब इसको कर देंगे 200 का स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, दुगना निकलेगा। 100 का स्पीड से चला रहे थे, 50 वोल्ट निकाल रहे हैं, तो 200 का स्पीड से चलाएंगे तो 100 वोल्ट निकालना पड़ेगा, निकालना चाहिए ना। अरे 100 के स्पीड से चला रहे हैं, आर्मेचर को घुमा रहे हैं, तो 50 वोल्टेज निकल रहे हैं, समझ मेरी बात। तो क्या उसको 200 स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या 100 वोल्ट निकलेगा? नहीं, क्योंकि उसका क्षमते है 50 वोल्ट निकालने के लिए, कितना निकलेगा, क्षमते ही है 50 वोल्ट निकालने के लिए। जैसे आप सोचो ना कि आप घर में टीवी होगा, समझ में आ रही है ना, जैसे आपके घर में एक पंखा है, समझ में आ रहा है? पंखा, तब पंखा 220 वोल्ट 250 वोल्ट तक चलता है बढ़िया से, और दे देखो 300 वोल्ट से ज्यादा स्पीड होगा, पंखा जल जाएगा, चल जाएगा ना। तो वही बात हुआ इसको, कि जितना इसका गति है, जितना क्षमता है निकाल सकता है, लेकिन उसको ज्यादा और घुमाएंगे, ज्यादा तेजी से घुमाएंगे तो जल जाएगा, जल जाएगा ना। जैसे आप पंखा घर में उपयोग करते हैं 120 वोल्टेज, सॉरी 220 वोल्टेज, 250 वोल्टेज, तब मैक्सिमम चलता है। 250 वोल्टेज कल भी रहेगा तो खराब होने की संभावना है, लेकिन 220 वोल्ट दोगे तो बढ़िया से प्रॉपर काम करेगा, समझ मेरी बात। लेकिन दे दोगे 300 400 तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें इतना एनर्जी, मतलब सॉरी इतना हीट उत्पन्न होगा, क्या होगा, इतना हीट होगा, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, अरे क्या बोल रहे हैं, गला से फंस रहा है, यानी जो प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, इतना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, इतना गर्म हो जाएगा कि जल जाएगा, कॉइल जल जाएगा, समझ में आ रही बात, कॉइल क्या होगा आपका, जल जाएगा। तो एक क्षमता है, बात समझ में आ रही है, एक क्षमता। तो इस तरीके से आप क्या समझे कि कोई भी, जैसे कोई भी जो चीज होता है, यंत्र होता है, उसका एक लिमिट होता है, क्षमता, समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए कि आप आधा घंटा तक दौड़ सकते हो, कितना, आधा घंटा तक आप दौड़ सकते हो लगातार, आपको 2 घंटा दौड़ाएंगे तब घुमारी लाके थक जाओगे, गिर उड़ जाओगे, कहना उधर पड़ा रहोगे, समझ में आ रही है ना, गोड़ हाथ टूट जाएगा। आपका क्षमता ही है हम कि आधा घंटा तक दौड़ सकते हैं, मैक्सिमम क्षमता कितना है, आधा घंटा तक ली, चाहे तो स्पीड दोहराओ, स्पीड दोहराओ, चाहे तो नॉर्मल दौड़ाओ, हम आधा घंटा ही तक दौड़ सकते हैं, लेकिन तुमको 2 घंटा तक दौड़ाए, तब क्या होगा, दौड़ पाओगे नहीं, दिक्कत होगा शरीर में, ठीक है, फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नस फस फूल सकता है, समझ मेरी बात। तो जितना उसका क्षमता है उतना ही चल सकता है, बात समझ मेरी। तो जो आपका जनरेटर है, डीसी जनरेटर, वो हमेशा उसका धारा क्या होती है, एक ही दिशा में निकलेगी, समझ रहे ना, एक ही दिशा में निकलेगी, परंतु ये हो सकता है कि उसका जितना क्षमता है उससे कम बेसी निकाल सकता है, समझ रहे ना, काम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी, लेकिन जितना क्षमता उतना ही के अंदर में, समझ रहे ना। 50 वोल्ट उसका क्षमता था, 50 वोल्ट के अंदर भी निकाल सकता है, 48 वोल्ट, 47 वोल्ट, 49 वोल्ट, 49.5 वोल्ट, 49.9 वोल्ट, ठीक है, समझ में रहे ना। ये हो सकता है 51 वोल्ट भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन 60-70 नहीं जा सकता, समझ मेरी बात। उतना कोशिश करना करोगे, घुमाने की कोशिश करोगे तो जल जाएगा, कुंडली आपका जल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि दृष्ट धारा जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा तो एक ही होती है, कितना होती है, एक ही होती है, परंतु उसका मान, मान मतलब कि धारा का मान जो होगा, शून्य यानी 0 एवं एक उच्च मान के बीच बदलता रहता है, समझ में रहा ना, बीच बदलता रहेगा। हम कह दें कि ये आपका जनरेटर का मान जो है 100 वोल्टेज है, कितना, 100 वोल्टेज ही निकाल सकता है, समझ में रहा ना। तो 100 वोल्ट के बीच में अपना धारा का दिशा बदलते रहेगा, यानी आपका करंट कभी 90 वोल्टेज निकाल सकता है, समझ में रहा, 90.5 वोल्टेज निकाल सकता है, समझ में रहा। उसको प्रॉपर अगर गति दे रहे हैं, मान लीजिए जितना गति चलना चाहिए उतना गति से चला रहे हैं, 100 वोल्ट भी निकाल सकता है, 95 वोल्ट कभी कभी हो सकता है, समझ में रहा ना, कभी कभी 99 वोल्ट भी हो सकता है, कभी कभी 90 वोल्ट भी हो सकता है, समझ में रही बात।
तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन 100 से 200 नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 200 नहीं होगा। चलो आप ध्यान से समझना, इतना समझ में आ गया? तो बदलती रहती है, इसे क्या बोलते हैं? परिवर्ती दृश्य धारा कहते हैं। परिवर्ती दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती नहीं, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती हो गया एसी, ये बोल रहा है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब बदलता है, ठीक है। वो क्या होता है? बदलता है, अपने मान के अंदर ही बदलेगा, समझ में रहा ना? अपने मान के अंदर ही बदलेगा, बात समझ में रही है? लेकिन अपने मान से बाहर नहीं जाएगा। 100 वोल्टेज का है अगर जनरेटर, तो 100 वोल्टेज ही निकालेगा। 200 वोल्टेज का जनरेटर, तो 200 वोल्टेज ही निकालेगा, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो देखना, ध्यान देना, देखना, ये पहला पहिल का ग्राफ देखो, ये है आपका, अरे वही है, इसके बीच में जो है अस्थाई दृश्य धारा। अस्थाई का मतलब देखो एकदम अस्थाई, एकदम जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा है। ये क्या है? समय, ठीक है। जितना समय तक कल आप करंट दे रहे हो, उतना समय तक एकदम सीधा जा रहा है बेचारा। बोल दोगे कुछ बच्चा कह रहे हो वहां चल जाओ, अच्छा चल चल जाएगा एकदम सीधे। जा, लाइन में कट गया। फिर गाइस आज दिक्कत होगा पढ़ाने में। कल भी थोड़ा सा था और आज भी थोड़ा सा था, लाइन कट गया। वेट करो तुम लोग, भागना मत, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस थोड़ा सा। हाँ देख लो भाई, तो कल भी थोड़ा सा है और आज भी थोड़ा सा था, लेकिन भाई पढ़ के मानेंगे, ठीक है? पढ़ना है जरूरी। चलो तो दिखाई दे रहा है ना? चलो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक वो देखो तो उसमें एक और फोन है उसमें, रुक जाओ भाई, खींचो ऊपर वाला। हाँ हाँ, निकल दे। खिड़की खोलो तो उसको, लाइट है कि वो भी नहीं है? वेट, एक और नीचे है, ये इससे क्या होगा? छोड़ दो, छोड़ो, खुला रहने दो, खुला रहने दो। हाँ दोनों खोलो। इस तो होगा कुछ नहीं, बट कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, कभी कभी बेइज्जती हो जाती है, बट चलो। चलो चमत्कार है भाई, ये सब होता रहता है, ठीक है? ये सब होता रहता है भाई। दिखाई दे रहा है? चमकने ना रहा है? चलो ठीक है। चलो वो वहां पे ही समझना है, इधर तो हो गया सब कुछ, यहीं पे समझना है, इसके बारे में आ रहा है, ठीक है सर? फेस दिख रहा है? काला ही दिख रहा है, चलो काला ही दिखेगा, बट इतना तो आ रहा है। चलो देखना आप, ये जो मैं बोल रहा था कि जो अस्थाई जो धारा था, जो बताए थे कि दृढ़ धारा क्या होती है, एक दिशा में क्या होती है? चलती रहती है, समझ रहे? एक दिशा में चलती रहती है, निरंतर अस्थाई चलती रहेगी। देखना ध्यान से, एक समय है, समय का मतलब जितना देरी तक हम धारा दे सकते हैं, कितना, जितना देरी तक धारा दे सकते हैं। और याद रखो कि दृश्य धारा जो होता है उसका एक लिमिट समय होता है, बात समझ में रही है? जैसे फोन का बैटरी चार्ज करते हो, तो क्या एक बार चार्ज करने के बाद 10 महीना चलता है? नहीं ना चलता है, वो एक लिमिट है, उसमें जितना एनर्जी सेव है उतना खत्म होते रहेगा, खत्म होते रहेगा, खत्म होने के बाद डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, फिर वो चार्ज हो जाएगा, फिर यूज करते हैं, फिर खत्म हो जाता है। समझ में रही बात? तो दृश्य धारा जो संचित धारा होगी, वो उसका एक लिमिट होगा, समझ में रहा ना? तो जितना उसमें एनर्जी होगा उतना देरी लगेगा खत्म होने में, ठीक है? तो देखना ध्यान से, ये जो है एक समय तक क्या कर रहे हैं, ये समय, ये क्या है? समय है। समय जितना लंबा होगा, ठीक है, उतना ही उतना ही धारा आपका जो होगा अस्थायी रूप से चलते रहेगा, समझ में रहा ना? अस्थायी रूप से चलते रहेगा, एकदम दोनों पैरेलल, पैरेलल, सॉरी समांतर, ठीक है? दोनों क्या है? समांतर चलता रहेगा, ठीक है? यानी ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम सीधा चल रहा था ना, चल रहा। ये क्या है? अस्थायी दृष्ट धारा का ग्राफ है, बात समझ रही है ना? अस्थायी दृष्ट धारा का ग्राफ है। लेकिन उसके बाद बोले कि परंतु क्या होता है कि जितना उच्च मान का आपका जनरेटर है, मान लीजिए 100 वोल्ट का जनरेटर है, तो 100 से 90 भी निकाल सकता है, 80 भी निकाल सकता है, 95 भी निकाल सकता है। यानी क्या बोले थे कि कौन सा? परिवर्ती दृष्ट धारा। देखो
ये अपने अपने अक्ष पे, अपने ही अक्ष का मतलब अपने ही एरिया के अंदर। जैसे देखो ये ऊपर है था, ऊपर के ही अंदर देखो, ऊपर से कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, या भी और जा सकता है ऊपर नीचे, और समझ में आ रहा है ना बात। तो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, धारा की दिशा ऊपर क्या है, ये क्या है, ये धारा की दिशा, ठीक है, ये धारा की दिशा है। और ये धारा की दिशा क्या निकल रही है, देखो इससे ऐसे जा रही, समझ में आ रहा है ना। कैसे था, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही, समझ में आ रहा है ना, यानी अपने लाइन पे ये आपका ये था, यहाँ से निकल रही है, चलते चल जाएगी, समझ में आ रही है ना बात। यानी इसी तरीके से कभी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तित दृष्ट धारा, समझ में आ रहा ना। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये 3 4 फिगर दे देगा, पूछेगा कि अस्थायी दृष्ट धारा, इन चारों में से अस्थायी दृष्ट धारा कौन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो पता रहेगा तब ना कि अच्छा एक सीधा लाइन जाता है उसको अस्थायी दृष्ट धारा बोलते हैं। और लाइन के अपने अक्ष के ऊपर ही अप डाउन करता है उसको परिवर्तित दिशा धारा। और अपने अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों, देखो अक्ष के या समय के ऊपर और नीचे यानी ऊपर भी नीचे भी चल रहा है तो उसको परिवर्तित दिशा धारा, यानी एसी करंट है, क्या है, ये मारेगा तो उलट जाओगे, क्या हो जाएगा, उलट जाओगे, लेकिन ये मारेगा उतना काम काम चलेगा, ठीक है, सह सकते हो, झटका मार सकते हो, हाई वोल्टेज रहेगा तब, ठीक है, हाई वोल्टेज रहेगा तब झटका मारेगा, लेकिन नॉर्मल वोल्टेज रहेगा झटका नहीं मारेगा। बात समझ में आ रही है, चलो ये समझ में आ गया नहीं दोनों। तो ये था आपका दृष्ट धारा समझ में आ गया। अब चलते हैं परिवर्तित धारा, ए और बी इधर पढ़ा दिए, ए और बी जो था इधर हो गया, दृष्ट धारा हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, पर्यावर्ती धारा, क्या है, पर्यावर्ती धारा। देखना पर्यावर्ती धारा क्या होता है, कहाँ उपयोग करते हैं, तो घरों में उपयोग में आने वाली उपकरणों का मतलब, जैसे हो गया टीवी हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इसके उपकरण ही उपकरण, समझ रहा ना। घरों में उपयोग होने वाले आने वाले उपकरणों में प्रवाहित, यानी जो एसी में, टीवी में, कूलर में, कूलर मतलब हुआ रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में, आपका इंडक्शन में, जो आपका जो धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सा हो रही है, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, परिवर्तित धारा, यानी एसी करंट कहते हैं। यानी आपके एसी करंट क्या है, एसी करंट किसे कहते हैं, एसी करंट क्या है, तो हम अपने घरों में मकानों में जो इंडक्शन या फिर कूलर या फिर एसी जो जो भी है उसमें जो उपयोग कर रहे हैं, कौन सा धारा, परिवर्तित धारा, यानी एसी, समझ में आ रहा ना, एसी करंट का उपयोग कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। एसी करंट कहते हैं, यानी एसी करंट की परिभाषा बोले, एसी करंट की परिभाषा क्या है, तो घरों या मकानों में उपयोग आने वाली विद्युत धारा को परिवर्तित धारा कहते हैं। अब परिवर्तित धारा के बारे में चलो कुछ बातें जान लेते हैं। अब ये तो हो गया एसी करंट, इतना समझ में आ गया 3 लाइन में। उसके बाद इस प्रकार की धारा एक दिशा में, देखना इस प्रकार के इस प्रकार की धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम परिमाण पर पहुंचती है, एक ही दिशा में, समझ में रहा ना, एक दिशा में क्या होगा, कहां से, शून्य से लगातार बढ़ते रहेगा, समझ रहा ना, लगातार बढ़ते बढ़ते अधिकतम परिमाण तक पहुंचती है। फिर क्या करेगा, उसी दिशा मतलब जिस दिशा से गया था उसी दिशा वापस घटते हुए शून्य पर पहुंच जाती है, समझ में रहा ना, बात समझ में रही है। देखना यहां से बढ़ा, यहाँ जीरो था, जीरो से बढ़ा, फिर घट गया, घटा ना, फिर नीचे घटे 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 फिर ऊपर गया, फिर नीचे घटते जा रहा है, फिर ऊपर बढ़ते जा रहा है, फिर घटते जा रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी एक ही दिशा में जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, आपका देखना ध्यान से। आपका डीसी में क्या पढ़ा है, वो भी एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन वो घटती या बढ़ती नहीं, निरंतर चलती रहती है। और एक बताए थे परिवर्तित धारा में मतलब अपने मान के अंदर ही घटते बढ़ते रहेगा, लेकिन इसका कोई मान नहीं है, क्या रहेगा, उसका कोई मान नहीं है, समझ में रहा ना। देखना ध्यान से, एक क्या हुआ, यहाँ शून्य था, ठीक है, शून्य से बढ़ा, ऊपर गया, फिर नीचे गया, घट गया, फिर ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे घट गया,
फिर ऊपर बढ़ रहा है, फिर नीचे घट रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है, फिर नीचे घट रहा है। बात समझ में रही है ना? ऐसे ऐसे होते चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? देखना, बोल रहा है कि इसी प्रकार की धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम परिमाण पर पहुंचती है। क्या करते हैं? बहुत अधिकतम परिमाण पर क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। फिर उसी दिशा में उसी गति से ध्यान देना, फिर उसी गति से, अब देखना, फिर उसी गति से यहां तक पहुंचा, फिर उसी गति से फिर यहाँ पीछे आएगा। क्या आएगा? पीछे आएगा। जिस गति से आगे गया था ना, उसी गति से क्या आएगा? पीछे आएगा, जीरो पर। फिर यहां से जाएगा। बात समझ में रही है ना? ऐसे लगातार होते रहेगा, आगे पीछे क्या होते रहेगा? होते रहेगा। लेकिन डीसी में ऐसा हो रहा था नहीं। तो लगातार अधिकतम परिमाण तक पहुंच जाती है, फिर उसी गति से घटते हुए शून्य पर पहुंच जाती है। उसी दिशा में, कहा जहां से शुरू किया था, फिर वहां पहुंच जाएगा, बढ़ेगा। मतलब एक परिमाण तक, मतलब हाई वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर वहां से हाई वोल्टेज जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे समझ में आ रहा है ना? अप डाउन होते रहता है। चलो, तो अधिकतम परिमाण तक पहुंच जाती है, फिर उसी गति से घटते हुए शून्य पर पहुंचती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, लगातार। समझ रहे ना? यह चक्र मतलब शून्य से हाई वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज से शून्य पर, शून्य से हाई वोल्टेज, ये चक्र क्या रहता है? लगातार चलता रहता है। देखना, एक पूर्ण परिवर्तन, ध्यान देना, पूर्ण परिवर्तन का मतलब यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गया, और फिर यहां से आके यहां तक ला गया। समझ रहे ना? देखना, ध्यान देना, यहां से चालू किया, यहां गया, गया, ऊपर नीचे, दिशा बदल रहा है ना, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां आएगा ना, करते करते यहाँ, इसको बोलते हैं एक चक्कर बोलते हैं। क्या होगा? एक चक्र मार दिया। देखना, ध्यान से लिखा हुआ, यह चक्र लगातार चलता रहता है। एक पूर्ण परिवर्तन तो यहाँ से गया, फिर वापस लौट गया उसी स्थान पे, को एक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चक्र कहते हैं। यानी जीरो से अधिकतम मान और अधिकतम मान से जीरो तक आना, उसको क्या बोलेंगे? चक्र, यानी एक चक्कर। उसको क्या बोलते हैं? एक पूर्ण परिवर्तन। एक पूर्ण परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? पूर्ण परिवर्तन बताए थे ना साइंस में। परिवर्तन क्या है? सूरज के आने वाली किरणें यहाँ टकराने के बाद फिर उसी दिशा में चल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन। यानी यहाँ से गया था यहाँ हाई वोल्टेज तक, क्या? हाई वोल्टेज, यहाँ पे लिखा हुआ एचवी मतलब हाई वोल्टेज, या जीरो से कहाँ गया? हाई वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज से जीरो पर आ गया, यानी परिवर्तन हुआ ना। इधर से गया, फिर यहाँ से आ गया लौट के, यानी जहां से शुरू करके गया था, वहीं से शुरू करके आ गया। तो उसको बोलते एक पूर्ण परिवर्तन। एक पूर्ण परिवर्तन को बोलते एक चक्र कहते। समझ में रहा ना? एक चक्र। और एक सेकंड में होने वाली, ध्यान देना, एक सेकंड में, यानी यहां से गया फट से यहां से आ गया, एक सेकंड में। समझ में रहा ना? एक सेकंड में होने वाली चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? परिवर्तित धारा की आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलेंगे? आवृत्ति। कभी कभी देखना कि आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का किसे लिखते हैं? हर्ट्ज, यानी एच जेड से। क्या करते हैं? एच जेड से। समझ में रहा ना? यानी 50 का मतलब एक सेकंड में 50 बार चक्कर मार दिया। कितना? 50 बार। यानी जीरो से हाई वोल्टेज तक गया, हाई वोल्टेज से फिर जीरो तक ला गया। कितना बार? 50 बार। समझ में रहा ना? यानी एक बार गया तो एक नहीं हुआ, फिर जैसे एक बार यहाँ गया तो एक, फिर यहाँ से आया तो दो नहीं, एक बार यहाँ से गया वापस आया तो एक, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से वापस आया तो दो। बात समझ रहे ना? यानी जोड़ा जोड़ा हो रहा है ना, एक बार गया फिर आ रहा था जोड़ा। यानी एक बार जीरो से गया हाई वोल्टेज पर, हाई से आया जीरो पर, तो एक एक बार चक्कर, फिर यहाँ से गया जीरो से हाई, हाई से जीरो, तो एक एक चक्कर। समझ रहा ना? दो चक्कर। यानी ऐसे करते करते एक सेकंड में कितना मारता है? 50 बार चक्कर, जिसको बोलते हैं आवृत्ति का। किससे लिखते हैं? हर्ट्ज। आवृत्ति का किससे लिखते हैं? संकेत करते हैं हर्ट्ज से, एच जेड, हर्ट्ज। समझ में रहा ना? बात समझ में आ रही है? तो हम अपने घर में आगे पढ़ेंगे, तो लाइन कट गया, हम पढ़ेंगे कि हम अपने घर में 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पर काम करते हैं। ठीक है? कोई भी जो हम अपने घर में उपयोग करते हैं एसी करंट में, लगभग कितना करते हैं? 220 वोल्टेज पर कोई चलता है, और उसमें हर्ट्ज आवृत्ति कितना उत्पन्न हो रही है? 50 हर्ट्ज। समझ में रहा ना? लगभग ऐसे होता है। बात समझ में रही है? तो आवृत्ति क्या है? समझा गया? क्या है? यानी जो पूर्ण चक्कर मार रहा है उसको चक्र बोलते हैं, और एक सेकंड में जो चक्कर मार रहा है
एक सेकंड में जो चक्कर मार रहा है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। समझ में रहा ना। तो किसी का आवृत्ति 50 रहता है, 60 रहता है, समझ में रहा ना, 70 भी रहता है, समझ मेरी बात। तो ऐसे, लेकिन नॉर्मली कितना उपयोग करते हैं, 50, समझ में रहा ना। इसी घर में, घर की बात हो रहा है, जैसे टीवी कूलर ये सब, बस समझ में आ रही बात। अभी पढ़ेंगे इसके बाद, अभी तो लाइन कटा हुआ नेक्स्ट क्लास में, तो समझ में आ गया ना। तो एक पूर्ण परिवर्तन को एक चक्र कहते हैं, ठीक है, समझ में, एक चक्र कहते हैं। और एक सेकंड में होने वाले चक्रों की संख्या के क्या बोलते हैं, परिवर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है, यानी यहाँ से जा रहा है फिर आ रहा है, कितना बार मार रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो पूछिएगा परिवर्ती धारा का आवृत्ति क्या है, तो क्या बताओगे, परिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, तो क्या बताओगे। यानी एक सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में, समझ में आया ना। बात समझ में रहा, जैसे बताए थे ना कि आपका है टाइम, यानी समय को किस में मापते थे, सेकंड में, समझ में रहा ना। और कैसे कैसे मापते हैं, जैसे हो गया वोल्टेज को किस में मापते हैं, अरे वोल्टेज को विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, तो उसको किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, समझ में रहा ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका था, आपका विद्युत धारा, दिश धारा और परिवर्तित धारा, जैसे इस तरीके से जैसे ग्राफ में देख सकते हैं, धारा और अप डाउन हो रहा है या नहीं, एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन एक अपना उच्च मान तक जा रहा है, ठीक है। कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, फिर एक उच्च मान से फिर शून्य पे आ जाता है, फिर शून्य से उच्च मान पे जाता है, फिर उच्च मान से शून्य पे जाता है, ये लगातार होते रहता है। और एक बार जो चक्कर मार लेगा, यानी जीरो से गया उच्च मान तक, उच्च मान से फिर जीरो पर आया, यानी एक चक्कर मार लिया, उसको बोलते हैं एक चक्र बोलते हैं। और एक सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा, और आप सबको इतना तक देखने के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। गाँव है भाई, गाँव में लाइन वाइन ऐसे चलते रहता है, कभी भी टपका जाता है, कभी भी चल जाता है, ठीक है। तो बट लाइन का इशू है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 में, क्लास 8 और 9, 9 में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लास 7 हो गया, क्लास 8 और 9, 9 में आपको पढ़ना है फ्यूज के बारे में, ठीक है। फ्यूज क्या है, उसके बाद माइकल फ्राइडे के बारे में, वो क्या है उसके बारे में, ठीक है। माइकल जैक्सन नहीं, माइकल जैक्सन भैया वो डांसर था, ठीक है। उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, माइकल फ्राइडे मतलब एक वैज्ञानिक थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बात बाकी सारे जितना भी सामान बचा हुआ है, यानी जितना भी टॉपिक बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम सब आशा करेंगे, उम्मीद रखेंगे कि आप लोग आओगे, पढ़ोगे, और भैया फिर चलते हैं। और इतना देखने के लिए थैंक यू। और जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आने वाले हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे, मतलब पहले दशक नहीं, 10वां पढ़ रहे हैं, जो आपके आस पास दोस्त यार जो भी है, सबको बताओ यहाँ पे हो रहा है पढ़ाई। चलिए वीडियो को यहीं पे रुकते हैं, क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।